युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। आज के जो हमारे वक्ता हैं उनका हम संक्षिप्त में एक परिचय देते हैं। आज के वक्ता का जो नाम है वो सत्येंद्र आर्य जी हैं, जो हमारे समक्ष में अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। गुरुवार वैदिक ज्ञान सत्र के आज वक्ता है वरिष्ठ न्यूरोथेरेपी सत्येंद्र आर्य जी का न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार बहुत ही स्वागत करता है। आर्य जी के पास न्यूरोथेरेपी के क्षेत्र में 5 वर्षों का गहन अनुभव है। पिछले 2 वर्षों से वह अपने न्यूरोथेरेपी उपचार में नाड़ी निदान यानी कि नाड़ी डायग्नोस और अष्टविध परीक्षा के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को सफलतापूर्वक समन्वय कर रहे हैं। अगर इनका हम अगर शिक्षण देखें कि इनकी शिक्षा क्या है, इन्होंने बीटेक की है, साथ साथ न्यूरोथेरेपी में तो अभी पारंगत है ही, उसके साथ नाड़ी पंचकर्म मर्म चिकित्सा और मेमोरी ट्रेनिंग में भी विशेष शिक्षा प्राप्त की है। आज आर्य जी हमें आयुर्वेद के त्रिदोष और नाड़ी ज्ञान को न्यूरोथेरेपी के साथ जोड़कर उपचार में सटीकता लाने का मार्ग दिखाएंगे। आइए सभी मिलकर के आर्य जी का स्वागत करते हैं। ओम श्री हरि। धन्वंतरी स्वरूप गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की जय। और जितने भी वरिष्ठ सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम। शुरुआत करते हैं एक श्लोक से। न तव्यम कामिये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामिये दुख तप्त नाम प्राणे नाम मार्ति नाशनम। ना तो मुझे राज्य की कामना है और ना ही स्वर्ग चाहिए, ना पुनर्जन्म चाहिए। मुझे दुख से संतप्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने की शक्ति दीजिए गुरुवर। यही मेरा उद्देश्य है। जो नाड़ी विज्ञान या जो भी मुझे छोटा मोटा ज्ञान है उसका और न्यूरोथेरेपी का जो करने का, सीखने का, सिखाने का, यही मेरा उद्देश्य हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी मनोभावना है। यही आशीर्वाद गुरुजी आप बनाए रखिए। आज हम हमारे जो वैदिक ज्ञान जो सनातन है वहां से चलता हुआ जो लगभग 2 अरब वर्ष पुराना है, वो आयुर्वेद को हमारा जो है उससे निकला हुआ, जो वेद से निकला हुआ आयुर्वेद है, जो जिसकी बदौलत हमारा देश विश्व गुरु रहा है। उस ज्ञान के बलबूते पर विदेशों से लोग यहाँ पर आकर के चिकित्सा करवाने आते थे। जिस प्रकार से डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के पास विदेशों से लोग चिकित्सा करवाने आते थे, उसी प्रकार उनसे पूर्व में जो रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ विदेशों से चिकित्सा करवाने आते थे हमारे यहाँ चिकित्सकों के पास। तो उनका ही एक छोटी सी एक वानगी, एक पार्ट हम यहाँ देखेंगे। तो मैं जो प्रयोग करता हूँ, मैं अष्टविध परीक्षा प्रयोग में इसमें जो करता हूँ, अष्टविध परीक्षा में 8 प्रकार की परीक्षाएं, यानी कि पेशेंट की जो कोई एग्जाम से नहीं ना समझे, इनको परीक्षा मतलब कि डायग्नोसिस पार्ट। तो 8 प्रकार के डायग्नोज, उससे रोगी के शरीर, मन, दोष, धातु और रोग की स्थिति का आकलन किया जाता है। इसमें सबसे पहला नाड़ी परीक्षा। इसमें गति, बल, ताल, ताप आदि देख करके दोष को जो दोषों का जो संतुलन है वो समझा जाता है। वात पित्त कफ के अनुसार नाड़ी की विशेषताएं जो बदलती हैं वो समझते हैं। उसके अनुसार मैं इसमें कल का ही एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा कि कल एक मेरे पास एक पेशेंट आए थे हिसार से, वो किसी ने भेजा था। तो उनको रुमेटॉइड अर्थराइटिस है और रुमेटॉइड अर्थराइटिस भी बहुत हाई लेवल पे है। उनका 250 के आसपास था। अभी वो कहीं से दवाइयां ले रहे थे तो उससे उनका 220 के आसपास आया। जब वो आए तो मैंने उनका नाड़ी देखा, तो मैंने कहा कि इनका तो बोन डिजनरेट हो रहा है। तो वो इस बात को नहीं समझ पाए। तो फिर और थोड़ा डीप में जाके देखा तो मैंने कहा कि इनको एवियन है
और इनकी जो स्पाइन का जो लोअर पार्ट है वो इनका डिजनरेट हो चुका है, गल चुका है। तो उन्होंने इमीडिएट कल ही एमआरआई निकलवाई और एमआरआई में ये बात एकदम 100% प्रूव हुई कि उनका लोअर पार्ट गल चुका है, L5 और स्पाइन का L5 वर्टिब्रा, और जो पेल्विक बोन है उधर का जो फेमोरल हेड है वो उनका डिजनरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस बात को देख करके वो जो, नहीं तो पहले यहाँ हम न्यूरोथेरेपी को जब उन्होंने देखा, वो मतलब काफी रिच फैमिली से हैं, तो उन्होंने न्यूरोथेरेपी को जब देखा तो उनको ये लग रहा था कि यहाँ दवाइयाँ नहीं है, कोई मशीनें नहीं है, तो हम यहाँ क्या कराएं। और जब उन्होंने ये चीज देखी कि इन्होंने देख करके ही ये बता दिया, तो उन्हें और भी अच्छा विश्वास हुआ। और अब मतलब कहीं किसी डॉक्टर के पास, वो कल में 4 डॉक्टर उन्होंने चेंज कर लिए कि एवियन हो गया तो अभी क्या करें। तो हर डॉक्टर के पास जाने से पहले वो कंसल्ट कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो फोन करके पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है तो आर्य जी क्या करें। दूसरा, यूरिन परीक्षा, मूत्र परीक्षा। मूत्र परीक्षा में भी मैं जो एक उदाहरण, आपको एक घटना जो मैं बताऊंगा, वो अभी हाल फिलहाल 10 से 12 दिन पहले की ही है। इसमें रंग, गंध, आवर्ती और मतलब उसके अंदर अवशेष को देखा जाता है, और उसके बाद अग्नि दोष की स्थिति, की दोष कितना पुराना है और ठीक होगा कि नहीं होगा, ये तक पता किया जाता है। और इसमें मूत्र परीक्षा से, और मैं इसमें आपको मैं बताऊं कि ये भी पता किया जाता है कि व्यक्ति ठीक होगा, मतलब रोग साध्य है कि असाध्य है। साध्य है तो यानी कि साध्य का मतलब कि वो रोग ठीक होगा या नहीं होगा, और ठीक होगा तो होने के बाद पेशेंट खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, वो दुखी तो नहीं हो जाएगा, वो मन से तो दुखी नहीं रहेगा। और इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि रोगी की जो मृत्यु वो तो नजदीक नहीं है, रोगी कितने समय में उसकी मृत्यु हो सकती है। मैं इसमें एक ये सच्ची घटना ये है अभी की 10 से 12 दिन की। इसमें क्या है कि एक मेरे पास कोई सीखने के लिए आती है महिला, उनकी बहन, उनको चलने में वो सूरत में थी, तो वहां उनको 1 महीने से चलने में कुछ दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया, जो मेरे पास महिला आती है, उन्होंने कि सर ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर को दिक्कत है, उनको चलने में दिक्कत है। मैंने कहा उनका वीडियो मंगाइए और उनको बुलाइए। तो जब वो आए तो मैं देखा, तो मैंने कहा कि इनको सिर में कोई गांठ है, इनका प्रॉपर डायग्नोज कराओ। तो जो महिला मेरे पास आती है नीलम, उन्होंने कहा सर आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। मैंने उनको साफ मना किया कि आप ट्रीटमेंट के बजाय पहले आप प्रॉपर डायग्नोज कराओ, इनको ये ट्यूमर है। तो वो किसी और से पहले से दवाइयां भी ले रहे थे, जो मतलब ऐसे ही जो कहीं भी बैठ के, और या कुछ भी ऐसी दवाइयां जो आयुर्वेदिक दवाइयां जो बोल के जो देते हैं, है ना, वो बीएमएस डॉक्टर वगैरह तो नहीं है, लेकिन वो आयुर्वेदिक दवाइयां दे रहे हैं, तो उनको वो पैरालिसिस की दवाइयां दे रहे हैं। फिर मैंने उनको कहा, उन्होंने तो ये मान रखा था कि इनको लकवा है, पैरालिसिस है। मैंने उनको मना किया। फिर उन्होंने यहाँ भिवानी के ही एक हॉस्पिटल में 10 दिन तक ग्लोबल हॉस्पिटल में जो है एडमिट रखा, लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। फिर वो गुड़गांव लेके गए, वहां पर गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में वो लेके गए। वहां पर उन्होंने 4 दिन में एक डायग्नोज किया कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, और 5 दिन की दवाइयां दे करके उनको भेज दिया। उनको बोला कि ये 3 या 4 दिन की हैं, आप इनको घर ले जाओ। वो फिर जब मतलब संतुष्टि नहीं मिली, उनको किसी और हॉस्पिटल में लेके गए। वहां पर भी उन्होंने मतलब नहीं बात बनी। फिर उन्होंने किसी सांसद या किसी पॉलिटिक्स का मतलब वहां पर जो है अप्रोच लगाया, तो वो एम्स लेके गए। वहां पर भी उन्होंने ये डायग्नोज करके बताया कि 1-2 दिन की मेहमान है। उन्होंने वो कंटिन्यू मेरे से कांटेक्ट में थे। तो फिर मेरे को अचानक में ध्यान आया, और मैंने उन्हें कहा कि आप यूरिन टेस्ट करिए।
बल्कि हमारे पास कोई मशीन नहीं है। मैंने कहा मशीन है आपके पास, और मैंने उनको जो भी उसकी प्रक्रिया थी यूरिन टेस्ट की वो हमको बताऊंगा, मैंने उनको बताई। तो उसमें फिर उन्होंने करके मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उस बेसिस पे मैंने उन्हें कहा कि इनको कुछ नहीं होगा और ये 100% ठीक रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला है। आप जो मर्जी इनको दवाई दिलवाओ या जो भी, मतलब बिल्कुल, मैंने उन्हें ये भी कहा था बिल्कुल ही गलत दवाई दे दी जो बिल्कुल ऑपोजिट है तो रिस्क है, लेकिन यदि ठीक दवाई है तो वो दवाई इनको नुकसान नहीं करेगी और ये स्वस्थ होंगी, 100% स्वस्थ होंगी। तो उन्होंने इस बात पर विश्वास करके, और जो मेरे पास नीलम आती है वो जब वो सारा वो दिन में जो पेशेंट आते हैं और जो उनका डायग्नोज या उनकी जो बातें सुनती है, उनका ट्रीटमेंट सुनती है, तो उन्हें इतना विश्वास हो रखा है कि यदि सर ने बोल दिया तो उन्होंने, मतलब उनके जो सिस्टर थी और उनके जिया जी थे, उनको बोला कि यदि बोल दिया तो आप मतलब इनका ये कराओ। तो उन्होंने उस बेस पे वो आरवी हॉस्पिटल है गुड़गांव में, तो वहां पर वो लेके गए। उन्होंने 20 लाख रुपए का कुछ बोला कि इनका ये लगेगा, खर्च आएगा। तो उन्होंने उसका ट्यूमर निकलवा दिया। डॉक्टरों ने मतलब पहले ही लिखवा लिया था, कि पहले ही बोल भी रहे थे कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप जबरदस्त करा रहे हो। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करके और ट्यूमर निकालने के लिए बोला। उन्होंने, डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया, 60% ट्यूमर निकाल दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि वो जैसे ही ओटी से बाहर आई, ऑपरेशन थिएटर से, वो मतलब उसके 2 घंटे बाद ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था और उनकी याददाश्त एकदम पहले की जैसी थी। और मतलब डॉक्टरों ने पहले ये बोला था कि कोमा में चली जाएगी, आप मत कराओ, लेकिन उन्होंने मतलब उस बात को एकदम एक साइड करके कि आप करो, जो होगा वो हमारे पेशेंट के साथ होगा। तो मतलब यूरिन परीक्षा इतनी स्ट्रोंग है आयुर्वेद की कि हम उससे मृत्यु तक जान सकते हैं। मैं इसका एक पार्ट ये कि वो साध्य है कि नहीं है, मैं उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, कि कैसे करते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। सब गुरुजनों को, सब सीनियर्स को पता है कि हमारे पास जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जितनी भी हैं, उन सबके पास पेशेंट जब आता है जब वो लास्ट स्टेज होती है या उसकी हर जगह से आस छूट चुकी होती है, मोस्टली पेशेंट। क्या आचार्य जी सही कह रहा हूं मैं? एकदम सही, एकदम सही, करेक्ट है ये। और अब हमारे जो न्यूरोथेरेपिस्ट होते हैं, अब गुरुजी का जो नॉलेज है, गुरुजी का जो ज्ञान है, और जो आप लोगों का जो सीनियर्स का जो मोटिवेशन जो हमें मिलता है, वो हमें उस लेवल पे रखता है, एकदम हाई लेवल पे। हम किसी भी पेशेंट को बोल देते हैं कि ये 100% सही होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी जो एज जो है, मतलब वो बोलते हैं ना कि उसके सांस कितने हैं कितने नहीं है, हमें नहीं पता होता। तो यदि बाई मिस्टेक वो हमारे पास आया, अभी मेरे से रिसेंटली में 3 घटनाएं और भी आपको मैं बताऊंगा इसमें, कि मैंने यूरिन टेस्ट के थ्रू उनको अवॉइड किया और वो चेंज हो गया मान। तो हमें उनसे बचना है, ताकि मतलब बहुत बार पेशेंट के साथ गलत हो जाता है। तो यदि वो हमारे पास आया, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ऐसा हो गया, तो उसमें मतलब आगे हो या ना हो कुछ भी, मतलब पेशेंट करे या ना, उसके फैमिली करे या ना करे, जो कुछ भी होता है पुलिस कोर्ट कचहरी वगैरह का, ठीक है, वो ना हो। लेकिन उसमें नाम खराब होने वाली बात हो जाती है। किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो हुआ क्यों, उसकी बीमारी क्या थी। ठीक है, लेकिन वो उसमें हमारा नाम खराब हो जाता है कि उसके वहां ऐसा हो गया। तो पेशेंट मतलब यदि दूसरे को पता चलता है तो वो डरता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सेफ जोन में रहना चाहिए। एक मेरे पास एक कैंसर पेशेंट आया था, वो लेके आए, मैंने उनका यूरिन टेस्ट उनको साथ लेके ही बोला कि आप लेके आना है इनका। ठीक है, तो वो लेके आए। मैंने यहाँ आने के बाद चेक किया, तो वो शाम मेरे पास 3 बजे के आसपास आए थे। मैंने 3 बजे ही उनका यूरिन टेस्ट मैंने किया, उनको बोल दिया था कि लेके आना है। वो लेके आए तो किया, तो मैंने उसी दिन सेम टाइम मैंने उनको बोल दिया कि आप इनको लेके चले जाओ, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और
वो व्यक्ति वो वहां से लेके चले गए और वो रात को 2-2:30 बजे के आसपास एक्सपायर हो गए। एक और व्यक्ति थे ऐसे ही, वो लेके आ गए यहाँ, रात को उन्होंने रखा। वो कोई जानकार थे, तो मैंने वो बोल के हम रात को यहाँ ठहर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने रात को उनको ट्रीटमेंट भी दिया। फिर मैंने उनका जो है ना सुबह में अर्ली मॉर्निंग उनका यूरिन टेस्ट किया। यूरिन टेस्ट किया तो उसमें जो मतलब जिसमें ये होता है कि जिसमें शो करता है कि व्यक्ति की मतलब उम्र अभी और नहीं है, सांस और नहीं है, तो वो वाले सिम्टम उसमें आए। तो मैंने उनको इमीडिएट गाड़ी बुला के और मैंने कहा कि आप इनको घर ले जाओ, और मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, आप इनको घर ले जाओ और सेवा करो, ठीक है, या फिर किसी और हॉस्पिटल में आप ले जाओ, मेरे पास से इसका समाधान नहीं होगा। और मतलब वो शाम मेरे यहाँ से गए थे सुबह 9:30 बजे के आसपास, और वो वहां पहुंचे अपने घर 12:30 बजे के आसपास, लगभग 2.5 से 3 घंटे में, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मेरे पास वो आए थे। तो वो जब वो वहां पहुंचे तो उनके शाम के समय ही जो है वो स्वर्गवास उनका हो गया। तो मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है नाड़ी परीक्षा और मूत्र परीक्षा। तो ये पहला पार्ट की साध्य है कि नहीं है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी में देता हूँ। इसके और कई सारे पार्ट हैं, दिशाएं हैं और आकृति हैं, रंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक पार्ट हम साध्य है कि नहीं है उसका एक पार्ट हम करते हैं। करनी कैसे है? मूत्र परीक्षा के लिए जो भी रोगी है सुबह, ठीक है, उनकी मतलब यानी कि फर्स्ट जब वो यूरिन पास करते हैं तो पहली धार, पहला यूरिन छोड़ देना है, और लास्ट का मिडल पार्ट जो मतलब बीच का जो यूरिन है वही हमें लेना है। और ये कब लेना है? जब कुछ रात रहे, यानी कि 4 बजे, 4:30 बजे, ठीक है, 5 बजे, यानी कि सूरज निकलने से पहले, जब कुछ रात है, अंधेरा है, तब आपको लेना है। और लेना है कांस्य के बर्तन में, उसमें यूरिन को इकट्ठा करना है। और जब थोड़ा सा दिन चढ़े, यानी कि उसको इकट्ठा करके रख लेंगे, और जब थोड़ा दिन चढ़ेगा यानी कि सूरज निकलेगा, तब उसमें कड़वे तेल की एक बूंद डालनी है, यानी कि अरंडी का तेल ले सकते हो, तो कड़वा तेल जो भी है कड़वे तेल का, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया अरंडी का तेल, उसमें एक बूंद उसमें डालनी है आपको कांस्य के पात्र में। और वो बूंद यदि उसमें पूरी में फैल जाए तो यानी कि रोग साध्य है। यदि वो पूरे में मिक्स हो जाए तो मतलब समझो कि रोग साध्य है, वो रोग ठीक होगा, वो रोगी ठीक होगा, कुछ नहीं होने वाला उसको। तो ऐसे रोगी की चिकित्सा हमें आयुर्वेद के अनुसार करनी चाहिए। और यदि उसमें जो बूंद जो डाली उसके बहुत सारे छोटे 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 कतरे हो जाए, उसके पार्ट्स हो जाएं, तो रोग साध्य तो है लेकिन कष्टप्रद साध्य है, जिसको कहते हैं कि वो लंबा समय लेकर के ठीक होगा। तो आप किसी को मतलब ये फिर ये उसमें चेक करके कुछ बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि कितने समय में ठीक हो जाएंगे जी, कितने समय में ठीक हो जाएंगे, तो आप उसमें चेक करके बता सकते हो कि कष्टप्रद साध्य है, यानी कि दुख के साथ साध्य होगा, ठीक तो होगा लेकिन दुख पा करके सही होगा, यानी कि परेशानी भी होगी उसको। और यदि वो जो बूंद जो हमने डाली थी कड़वे तेल की वो नीचे बैठ जावे, तो इसका मतलब आप समझें कि वो रोग असाध्य है, ठीक नहीं होगा। ये आयुर्वेद ऐसा कहता है, जो हमारे आयुर्वेद आचार्य हैं वो ऐसा कहते हैं। इसके और बहुत सारे तरीके हैं कि किस दिशा में जाएगा, किस प्रकार की आकृति बनेगी, वो नीचे बैठा तो कब तक बैठेगा, ऊपर बीच में रहा तो क्या होगा, और कई सारे इसके तरीके हैं। आगे की किसी क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन गुरुजी ने बहुत लिखा है उसके बारे में, और आयुर्वेद में भी बहुत सारा इसमें है। टंग डायग्नोसिस भी इसमें हम देखते हैं, उसमें जीवा के ऊपर पपड़ी कैसी है, ग्रे हरे रंग की है, पीले कलर की है, सफेद की है, काली है, कैसी है, उसका रंग कैसा है, नमी है कि नहीं है, सूखी है, पतली है, मोटी है, वो सारी स्थिति देख करके अंदर का जो स्वास्थ्य का जो मिरर है उसका हम पता लगा सकते हैं। स्पीच वॉइस शब्द परीक्षा,
कि शब्द किस प्रकार का है, उसके बोलने में खराश आ रही है, शार्पनेस है, धीरे बोल रहा है, कंपन के साथ बोल रहा है, कमजोरी के साथ बोल रहा है, ठीक है, हवा किस प्रकार की आ रही है, तो उससे वात पित्त और कफ की समस्या का पता लगाया जा सकता है। स्पर्श टच जो हमारे जो सीनियर्स न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे करते हैं कि टच करके कि गर्म है कि ठंडा है ना, उधर नमी तो हाथ पे नमी तो महसूस नहीं, हाथ ऐसे लगा के देखा तो कुछ लोगों को देखेंगे तो सूखा सूखा हाथ लगेगा, कुछ लोगों का देखेंगे तो एकदम गीला गीला सा हाथ लगेगा, किसी के हाथ ठंडे होते हैं, किसी के वीडीआर क्लास में आचार्य जी ने बताया था कि हाथ ठंडे पैर गर्म है ना, या दोनों चीजें ठंडी दोनों चीजें गर्म, तो ये स्पर्श परीक्षा के अंदर आता है कि तो उसमें उससे वात पित्त कफ का असंतुलन का पता चलता है। विजन दृश्य देख करके कैसे कि उसके पूरे शरीर का निरीक्षण करना, रंग कैसा है, आकार कैसा है, चाल कैसी है, बैठ कैसे रहा है, आंखें कैसी हैं, त्वचा कैसी है, बाल कैसे हैं, नाखून कैसे हैं, ये सब चीजें, उसके अंदर कमजोरी है, सूजन है, पीलिया है, ब्लड का क्या मामला है, वो सारी चीजें आपको बता सकता है, बताता है। फिर आकृति की परीक्षा, शरीर की बनावट कैसी है, स्थिरता कैसी है, फेस पे कामती है कि नहीं है, वजन कितना है, शरीर की ग्रोथ कैसी है, वो सारी चीजें, बल आयु रोग प्रतिरोधकता का अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो ये अष्टविध परीक्षा के अंदर आता है। अभी हम इनमें से एक चीज हम देखते हैं नाड़ी विज्ञान के बारे में। नाड़ी विज्ञान महर्षि कणाद जिसे आया, और इन्होंने विद्योतनी टीका लिखी थी जिसमें नाड़ी ज्ञान लिखा हुआ है, और जो नाड़ी ज्ञान के टॉर्च बैरियर हैं वो भगवान शिव हैं, महादेव जी हैं, मतलब महादेव जी से ही ये ज्ञान आया है, ठीक है। अब महादेव जी के ज्ञान से जो ज्ञान आया है वो मतलब एक यहाँ 4 लोगों के पास आया, महादेव जी से ब्रह्मा के पास आया, ब्रह्मा जी से इंद्र के पास आया, और इंद्र जी से कणाद महर्षि कणाद के पास आया, ठीक है। और महर्षि कणाद ने विद्योतनी टीका नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें नाड़ी ज्ञान है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हुए, रावण, लंकापति रावण, आचार्य रावण भी इनको बोला जाता है, तो इनको भगवान शिव से डायरेक्ट नाड़ी ज्ञान इनको मिला था। कणाद जी को ब्रह्मा इंद्र के थ्रू मिला था, लेकिन भगवान शिव से डायरेक्ट रावण को नाड़ी ज्ञान मिला था। तो नाड़ी ज्ञान की जो मतलब रावण की एक नाड़ी ज्ञान की पूरी एक बुक है। आयुर्वेदिक एनाटॉमी में हमारे शरीर में लगभग 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं, ये हमारे शरीर में उपस्थित हैं 3.5 करोड़। ये सभी नाड़ियां, सारी की सारी 3.5 करोड़ नाड़ियां हमारे मणिपुर चक्र अर्थात नाभि में मिलती हैं, और इन नाभि में जो ये नाड़ियां 3.5 करोड़ हैं, मतलब शरीर में सारी छोटी बड़ी जो कैपिलरीज वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है, वो सारी 3.5 करोड़ है। उनमें से 72,000 नाड़ियां स्थूल नाड़ियां हैं, मोटी है, उनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह प्रवाहित होते हैं। इन 72,000 नाड़ियों में से 700 नाड़ियां जो हैं वो ब्लड वेसल्स, 700 ब्लड वेसल्स हमेशा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड एंड जो है ना नॉरिश एंड नर्चर करती रहती है हमारी पूरी उसको बॉडी को। 700 जो ब्लड वेसल्स हैं वो, ठीक है, वो नर्चर द होल बॉडी विद अनारसा। अनारसा का मतलब है अन्न से बना पोषक रस। अनारसा मतलब कि जिन 700 नाड़ियां हमारी ऐसी हैं जिनमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब धातुएं और ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं।
और इन 700 में से भी 24 नाड़ियां ऐसी हैं जिसमें स्फुरण और स्पंदन होता है। इनमें पल्स जो पल्सेशन है वो आसानी से महसूस करी जा सकती है, यानी कि जो नाड़ी की जो बीट है, जो धड़कन है, वो महसूस करी जा सकती है। लेकिन इन 24 में से भी जो परीक्षण करने के योग्य है वो केवल एक नाड़ी है, जीव, जिसे बोलते हैं जीव साक्षिणी नाड़ी। ये हमें देखनी कहाँ चाहिए, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। पुरुष के राइट हाथ में हमें देखनी है। अच्छा, हमारा जो हाथ होगा वो चाहे महिला की नाड़ी देखें या पुरुष की देखें, राइट हैंड ही होगा। हमें लेफ्ट हैंड से नहीं देखनी है, राइट हैंड से देखनी है। पुरुष की राइट हैंड की नाड़ी, महिला की लेफ्ट हैंड की नाड़ी। ठीक है, इस नाड़ी से आप, नाड़ी का जो महत्व है वो नाड़ी से वात, पित्त, कफ, द्वंद्व, सन्निपात, रक्त, रस, धातु या रोगी की साध्य असाध्य का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 2 साल में मैंने इसका अनुभव किया और बहुत अच्छा इसका जो है अनुभव रहा है। और मैं जो है इसको एक और छोटा सा एक प्रयास में कर रहा हूँ कि इसको नाड़ी से मॉडर्न साइंस में क्या क्या ब्लड में चेंजेज होते हैं। यदि जो हम पित्त देखते हैं तो पित्त 5 प्रकार का है, तो 5 में से कौन सा पित्त गड़बड़ है, तो उससे ब्लड में या मॉडर्न साइंस में, एलोपैथ में मतलब क्या चेंजेज आता है ब्लड में, WBC में क्या आएगा, RBC में क्या आएगा, उन सब में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि हम इसको बना पाए, इसको कर पाए। कुछ हद तक कर भी रहा हूं और किया भी थोड़ा सा। ठीक है जी, नाड़ी कहाँ चेक करनी है ये तो आपको पता चल गया। अब हाथ कैसे रखना है, ऐसे आपको हाथ रखना है। सबको दिख रहा होगा, ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है। कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर है और ये रिंग फिंगर है। इंडेक्स, मिडल, रिंग, ये हमें रखने का तरीका ये एज इट इज ऐसे ही आपको रखना है। ठीक है, जैसे मैं राइट हैंड से चेक करूं, स्पोज की मैं अपना ही हमें ऐसे चेक करना है कि हमेशा ये जो वात की जो नाड़ी है, सॉरी उंगली है, मतलब ये समझ लो कि पहली वात की, दूसरी पित्त की और तीसरी कफ की। ये वात थंब की तरफ आएगी, मिडल में रहेगी और ये हार्ट की साइड में आएगी। ठीक है, इसका देखने का तरीका आगे थोड़ा सा आगे मैं बताता हूं आपको। देखनी कब है हमें, प्रातः काल देखनी है। ठीक है, जो एक क्लॉक है, आयुर्वेदिक क्लॉक, जिसको मतलब जो दोषों के हिसाब से उसको आयुर्वेद में रिप्रेजेंट किया जाता है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जैसे कफ का काल रहता है। उसमें एक और चीज भी मैंने देखी कि जो जिस प्रकार के दोष से संबंधित जो रोगी हैं, उनका उस काल में यदि ट्रीटमेंट किया जाए तो उनको रिजल्ट और बेटर आता है। जैसे यदि कफ के काल में यदि कोई कफ का रोगी है और उसको मतलब उसका नाश किया जाए तो अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, पित्त का तो जैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कफ का काल, कफ के बाद 10 से 2 बजे तक पित्त का काल, 2 से फिर शाम 6 बजे तक वात का काल, फिर उसके बाद फिर से कफ का काल। तो ऐसे 4-4 घंटे के जो है अंतराल पे ये काल आते हैं। और इन 4 घंटे में भी कफ 5 प्रकार का है तो वो 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसमें यानी कि हर एक उसमें आप डिवाइडेशन कर सकते हो।
खाली पेट देखना है, सकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ नाड़ी देखनी चाहिए। जो भी नाड़ी का डायग्नोज करता है और जो रोगी है उसको सुख आसन में बैठ करके किसी भी प्रकार के वेग नहीं होना चाहिए, सभी के प्रकार के वेग से निवर्त होकर के। और गुस्से में कभी भी नाड़ी नहीं देखनी है। जब आप नेगेटिव हैं तब नाड़ी नहीं देखनी है, आप कंसंट्रेट नहीं हो तब नाड़ी नहीं देखनी है। ठीक है, पॉजिटिव और कंसंट्रेट होकर के ही नाड़ी देखनी है। कब नहीं देखनी है? मालिश के तुरंत बाद नहीं देखनी है, खाने के तुरंत बाद, या भूख लगी हो, कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है, ठीक है, आपने बुला तो लिया कि खाली पेट आना, लेकिन उसका नंबर आया 2 बजे और वो भूख से तड़फ रहा है कि मेरे को तो भूख लग रही है, तो ऐसे समय पे नाड़ी नहीं देखनी है। उसको बोलो हल्का नाश्ता करके आए, तब तक वो 2 घंटे 1.5 घंटे बाद वो थोड़ा सा पेट उसका खाली हो जाएगा, तब आप देख सकते हैं। नींद से तुरंत उठने के बाद, किसी की सोने की इच्छा हो तब, ठीक है, कोई रोके, इसमें मैं ऐड करना भूल गया था, कोई ज्यादा मतलब एकदम बहुत हंसी ठट्ठा कर रहा है, 1 घंटे तक हंस के आया है और वो कहे कि मेरी नाड़ी देखो, नहीं देखनी है। कोई बहुत गम में है, सैड है, तब नाड़ी दिखा रहा है, नहीं देखनी है। ठीक है, नहाने के तुरंत बाद नाड़ी नहीं देखनी है, गुस्से के समय में नाड़ी नहीं देखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है, ये मतलब हार्ट की साइड में, तो हार्ट की साइड में कफ है। ठीक है, जो वात होता है ये हल्का होता है, वात मतलब हवा, तो हवा तेज चलती है। ठीक है, तो यानी कि सबसे जो ये ऐसा मान सकते हो कि इधर से हार्ट से ब्लड आया और इधर जा रहा है, तो मतलब जो तेज चलने वाला है वही इंजन होता है, तो यानी कि वात इंजन है। ठीक है, हार्ट से, ये जो हार्ट है इससे ब्लड हमारा थंब की तरफ जा रहा है, तो ये वात इंजन है। बीच में ये डिब्बे हैं और ये लास्ट में जो पीछे पीछे चलता रहता है वो कफ है। ठीक है, थंब की साइड को हम डिजिटल एंड बोलते हैं, हार्ट की साइड को प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। ठीक है, अभी देखना कैसे है? सबको दिख रहा है तो आप मेरे को बताना, दिख रहा है सबको? ओके, तो हमें ये हमारी फिंगर इस प्रकार से हमें रखनी है। ठीक है, यहाँ जो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये थंब के यहाँ पर, और ऐसे हमें रखनी है। तो ये इंडेक्स फिंगर हमारी थंब के साइड में आएगी, और इधर आप रखोगे तो आपको यहाँ पे एक नाड़ी, जिसको जीव साक्षिणी नाड़ी बोलते हैं, उसकी पल्सेशन आपको पता चल जाएंगे। यहाँ रखोगे तो आपको उसके धड़कन महसूस हो जाएगी, उसके पास में फिर आप ये रखो और आपको इन तीनों में से आपको ये धड़कती हुई यहाँ महसूस हो जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर नाड़ी आपको चेक करनी है। तो ये पहली पर यदि आपको बीट महसूस हो रही है तो वात है, दूसरी पर महसूस हो रही है, पहली पर सांप की तरह चलती हुई महसूस हो रही है, सांप की तरह से आप आराम से आंख बंद करके महसूस करोगे, सांप की तरह महसूस होगी, तो सर्प गति वात है। और जो मेंढक की तरह कूद रही है वो पित्त है, और जो बिल्कुल एकदम हंस की तरह बिल्कुल धीरे 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 चल रही है तो वो कफ की नाड़ी है। ठीक है, वात के जो गुण होते हैं, यहाँ हमें गुणों का पता होना जरूरी है, क्योंकि हमने देख तो लिया यहाँ वात है और पता नहीं कि कौन सा गुण आएगा। तो वात का गुण रुक्ष होता है, ठीक है, लघु होता है, शीत होता है, खर होता है यानी कि खुरदरा होता है, शीत मतलब ठंडा होता है, लघु मतलब हल्का, है ना, और चल चल गुण होता है, उसमें चल ये गुण होते हैं उसमें वात के। ठीक है, पित्त के गुण स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण गर्म होता है, लघु होता है ये भी, और आम टॉक्सिन्स वाला होता है, गंध वाला होता है, सर और द्रव गुण होते हैं। कफ के गुण स्निग्ध, शीत, गुरु भारी, मंद, पिच्छिल चिपचिपा होता है, स्थिर होता है। ठीक है, जब हम देखते हैं तो हमने ये 3 बड़े सेंसर पे काम करेंगे यहाँ पे, मतलब यानी कि वात, पित्त और कफ, 3 पे। ठीक है, यहाँ इधर 3 पे, और लेकिन इसमें से 3 पार्ट और बन जाते हैं। ये
आपका डिस्टल एंड, मिडल कर्वेचर और प्रोक्सिमल, यानी कि इधर का सिरा, ये यहां पर जब हम यहां बात करते हैं तो ये जो है आपका डिस्टल एंड, बीच में मिडिल कर्वेचर और लास्ट में प्रोक्सिमल एंड। तो तीन इसमें, इस फिंगर में तीन पार्ट इस फिंगर में और तीन पार्ट इस फिंगर में, यानी कि तीन और ये जो है 9 सेंसर हो गए और तीन आपके बड़े सेंसर हैं। तो 12 सेंसर से आप 12 छोटे कैमरों से आप जो है मतलब नहीं 12 कैमरा से आप किसी भी रोगी का चेक कर सकते हो। किसकी दोष क्या है। अब ये जो नाड़ी है ये 7 लेवल पे चेक करी जाती है, ठीक है। 7 लेवल पे मैं पहला और 7वां लेवल आपको बताता हूँ। जो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है जी, यहाँ हम मतलब ये लेफ्ट और राइट हैंड पे हम चेक करते हैं। तो पहले में आप राइट साइड में कोलन, गॉल ब्लैडर और पेरिकार्डियम, तीन चीजें चेक कर सकते हो पहले लेवल पे, ठीक है। ये इसका चेक करना और कभी फिर कभी इस पे देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट हैंड में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और ब्लेडर को देख सकते हो आप पहले लेवल में, यानी कि दोनों हाथों में अलग अलग ऑर्गन्स को आप चेक कर सकते हैं कि किस ऑर्गन में गड़बड़ है। 7th लेवल में आप लंग्स, राइट हैंड में लीवर और वात पित्त कफ का जो सर्कुलेशन है वो देख सकते हो, और लेफ्ट में हार्ट, स्प्लीन और किडनी को देख सकते हो कि कहाँ उनमें गड़बड़ है। और हर एक ऑर्गन को, हर एक ब्लड के छोटे से पार्ट को भी आप जो है नाड़ी से आप देख सकते हो। अब वात मतलब गड़बड़ हुआ, किसी का वात ज्यादा है, और तो वहां पर वात में मैंने आपको बताया था कि पहली फिंगर, इंडेक्स फिंगर में सर्प गति मिलती है, मतलब ऐसे सर्प की तरह। लेकिन जो वात की साइट है कहाँ कहाँ पाया जाता है, हेड, लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक ग्रिडल जो है, थाइस, ईयर, कॉलन, ठीक है, स्किन, बोन, हेयर वगैरह। यदि हम बड़े लेवल पे देखें तो ऐसे आप बांट सकते हो, देखो ऐसे आप बांट सकते हो, ठीक है। ऐसे हमने चेक किया तो जो हमारा जो वात है, ये फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर, ये हमारी नेवल से नीचे का पार्ट इंडिकेट करती है, ठीक है। मिडल फिंगर नेवल टू पेनक्रियाज या आपका मतलब डायफ्राम है उस एरिया को इंडिकेट करती है, और जो रिंग फिंगर है वो अबो द पेनक्रियास मतलब डायफ्राम से ऊपर का चेस्ट एंड ब्रेन, इसको इंडिकेट करता है। तो ये तीन हिस्सों में हम बॉडी को बांटते हैं, तो ये तीनों अलग अलग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन बात इन एरिया में हमें मिलती है। अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात क्या है और न्यूरोथेरेपी से किस प्रकार से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें आगे की जो रहेगी वो उसमें हम न्यूरोथेरेपी से क्या कनेक्शन है, आयुर्वेद में क्या है, उसके गुण क्या है। तो आयुर्वेद में वात जो है हमारा जो पंच महाभूत से शरीर मिलके बना है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, पंच महाभूत को, ठीक है। तो उससे मिलकर के बना है, तो उसमें जो वात तत्व है वो जो है वायु प्लस आकाश, एयर प्लस एथर से मिलके बना है। इसका स्थान आपको मैंने अभी दिखाया, बड़ी आंत, हड्डियां, कान, नर्व सिस्टम, जोड़ वगैरह, ठीक है। क्योंकि जब वात बढ़ता है तो जोड़ों में दर्द आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे, ठीक है। नर्वस सिस्टम, इसमें जो रुकावट, जो गुरुजी ने जो पहली जो क्लास ली थी उसमें रुकावट के बारे में कि नर्व्स में जो है रुकावट आ जाती है, तो वो वात की वजह से आती है नर्वस सिस्टम में, यानी कि आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो वात की वजह से। आगे इसमें आपको आएगा, बताऊंगा। वात का गुण सूखा, हल्का, चलायमान, ठीक है। अब वात यदि बढ़ेगा, यदि किसी में वात बढ़ेगा तो उसको क्या क्या रोग आएंगे, गैस, कब्ज,
घबराहट, कंपकपी, नींद ना आना, कमजोरी लगेगी, दर्द होगा, हाथ पैर ठंडे होंगे, जोड़ों में दर्द होगा, और जो ज्वाइंट वो चरचर करेंगे, चिरचिराहट, नींद, वजन तेजी से कम होगा, चिंता रहेगी। वो मेडिटेशन नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। यदि वात वाले व्यक्ति को आपने ये बोल दिया कि मेडिटेशन करो, ठीक है, ध्यान में बैठो, नहीं बैठ सकता, ध्यान भटकेगा उसका बार बार, जल्दी थक जाएगा, अधिक सोच विचार करेगा, बेचैनी ज्यादा रहेगी। तो यानी कि ये लक्षण है किसी व्यक्ति में, तो इसका मतलब उसमें वात गड़बड़ है। आगे क्या करेंगे हम, उसके ट्रीटमेंट क्या करेंगे। और यदि किसी में वात कम हो गया, वात बढ़ेगा, बढ़ सकता है तो कम भी तो हो सकता है। यदि वात घटा तो उसमें सुस्ती, भारीपन, आलस्य, उसकी गति धीमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो वात का जो गुण है वो है चलने का, चलेगी, तेज चलेगी। तो लेकिन यदि उसमें वात घट गया तो उसकी जो चाल है वो कम हो जाएगी। इसी वजह से उसमें आलस्य आ जाएगा, इसी वजह से उसमें सुस्ती आ जाएगी, इसी वजह से उसमें भारीपन आ जाएगा। अब न्यूरोथेरेपी के अनुसार वात का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या है? नर्व और सर्कुलेटरी सिस्टम, वात जो करता है वो नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम की सक्रियता करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। न्यूरोथेरेपी के अनुसार जो वात शरीर की जो इलेक्ट्रिकल और जो फिजिकल जो गतिविधियां हैं उसका प्रतीक है, न्यूरल और सर्कुलेटरी। जब वात असंतुलित होगा तो शरीर में जो नर्व इंपल्सेस हैं, ब्लड फ्लो है, मस्कुलर टोन है, वो गड़बड़ हो जाती है जब वात असंतुलित होगा। तो न्यूरोथेरेपी के अनुसार यदि वात बढ़ा तो न्यूरोथेरेपी से हमें कैसे पता चलेगा? न्यूरोथेरेपी में हमें क्या करना है? वात बढ़ा तो आपने चेक तो कर लिया यहां से कि वात बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे हम? हमारी जो बॉडी है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, उसमें जो नर्वस सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, मसल्स जो है स्पाज्म हो जाएंगी, ड्राइनेस आएगी, कॉन्स्टिपेशन आएगा। इसका एक गुण आपको मैं एक उदाहरण में आपको बताता हूँ। एडीएचडी बच्चों में वात बढ़ा हुआ होता है। इसके ऊपर एक मैं आयुर्वेद और जो है उससे मैं कुछ चीजें सर्च करके कि ये जो बच्चे हो रहे हैं इस प्रकार के, ये बच्चे क्यों हो रहे हैं, पेरेंट्स में ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी आई या ऐसी कौन सी गड़बड़ हुई जिसकी वजह से ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अभी तक का जो मेरा जो एक छोटी सी एक बुक, मतलब कुछ पेज की, अभी उसमें 70 पेज के आसपास हुए हैं, तो मैं उसका छोटा सा एक मैं उसके ऊपर कोशिश में कर रहा हूँ कि उसको मैं लिख सकूं, उसके ऊपर पता कर सकूं। तो उसमें अभी तक का मेरी जो नजर में या मेरे जो ढूंढने में जो आया कि जिन पेरेंट्स को पहले से वात की समस्या है उनके बच्चे मोस्टली एडीएचडी बच्चे होते हैं। तो यानी कि वो हाइपर एक्टिव मिलेंगे उनको, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, वात यदि बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यदि कॉन्स्टिपेशन हाइपर एक्टिव है तो, और यदि वात घटा तो अंडर एक्टिव है, यानी कि उसका जो स्लो नर्व कंडक्शन होगा, पुअर सर्कुलेशन होगा, वीकनेस होगी। ठीक है जी। अब आपको न्यूरोथेरेपी में क्या समाधान करना है वात की स्थिति में? यदि वात बढ़ा हुआ है तो जो लीवर फंक्शन है वो लो होगा, कॉलन के अंदर ड्राइनेस आई हुई है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हाइपो एक्टिव है, हाइपो हो गई है। इसी वजह से वात वाले पेशेंट को एंजाइटी होती है ना। आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे, यहाँ मेरे पास में राजस्थान पड़ता है तो उधर जो है ना सीकर वगैरह में उधर बहुत सारे बच्चे जो है अपनी जीवन लीला खत्म कर लेते हैं। तो उनके ऊपर जब एक छोटा सा हम जब देखते हैं तो ऐसे बच्चों का वात बढ़ा हुआ मिलता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है हाइपो हो जाती है, तो वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। तो उस केस में हमें जो पॉइंट्स के ऊपर किस पे काम करना है? लीवर, एड्रिनल और कॉलन का बैलेंस हमें करना है। यदि वात बढ़ा तो लीवर, एड्रिनल और कॉलन का बैलेंसिंग हमें करना है। तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है
वात बढ़ा हुआ है तो इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट है, इनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो आप करें। फिर कभी की क्लास होगी तो एड्रेनल पे कौन से पे काम करना है, वात कौन सी प्रकार का बढ़ा होगा तो कौन से कितना एडीआर आपको देना है, उससे आपको आराम आ जाएगा पेशेंट को, या उससे उन सब चीजों पे आगे की बात करेंगे। यदि वात घटा तो उसका जो नर्व टोन है वो कम हो जाएगा, मसल्स वीकनेस आ जाएगी। अभी इसमें क्या करना है हमें, यदि वात घट गया तो एड्रेनल, हार्ट, ब्रेन स्टिमुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो ये असंतुलन से गैस, कॉन्स्टिपेशन, पैरालिसिस, ट्यूमर, पेन, ठीक है, इंसोमेनिया तो आते ही हैं। अब ये इसमें क्या क्या अंग क्या काम करेंगे, लीवर क्या करता है, सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड नर्व स्ट्रेंथ करती है, एनर्जी देती है, फियर एंजाइटी को कम करती है। कॉलन जो है वात का प्रमुख स्थान है, ड्राइनेस तो, और हार्ट और ब्रेन ये सर्कुलेशन, नर्व कंडक्शन को सुधारते हैं, हाथ पैर की ठंडक, सुनपन को घटाते हैं। इसमें डाइट क्या कर सकते हो आप, ठीक है जी। नेक्स्ट, पित्त। पित्त में मंडूक गति मिलती है। मंडूक गति का मतलब कि जो हमारी जो मिडल फिंगर है वो ऐसे जंप करती है, जैसे मंडूक मतलब कि मेंढक की तरह ऐसे जंप करती है ऐसे, ठीक है। जिन व्यक्तियों का पित्त हाई होता है ऐसे व्यक्तियों का जज्बा हाई रहता है। जैसे हमारे में पंडित जी पित्त प्रधान है, इनका यदि नाड़ी देखेंगे तो पित्त की ये वाली जो है, मतलब अभी कफ का काल है लेकिन इनके अभी भी पित्त की नाड़ी बहुत हाई जंप कर रही होगी, उसकी साथ साथ कफ की नाड़ी भी इनकी कूद रही होगी, है ना। जैसे इनका क्या बोलते हैं, राकेश जी हैं, राकेश जी का कफ प्रधान है इनका, ठीक है। तो जैसे आचार्य जी का वात और पित्त प्रकृति है। तो ये बताता है कि उनकी नाड़ी में क्या हो रहा होगा। तो पित्त ऐसे व्यक्तियों का जज्बा जो है हाई होता है, वो मतलब किसी भी काम को कि हाँ हम कर जाएंगे, हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो ये पित्त के स्थान है, साइट है कि हाँ, पित्त से ब्रेन में दो चीजें होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। तो जो ग्रे मैटर होता है वो पित्त की वजह से होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे व्हाइट मैटर भी आएगा, उसको मैं बताऊंगा आपको, है ना। स्किन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, ब्लड, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ठीक है। आपके स्वेटिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, नेवल, ये पित्त की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, इन ऑर्गन्स पे रहता है। पित्त का स्थान जठराग्नि यानी कि पेट, लीवर, ठीक है। और जो इसका तत्व है वो अग्नि और जल। छोटी आंत, रक्त, नेत्र, त्वचा में ये जो है रहता है। और इसका गुण है गर्म, तीक्ष्ण, दर्व, अम्लीय यानी कि एसिडिक, ठीक है। एसिडिक मतलब, हाँ एक और चीज मैं भूल गया था, वात में आपको, मतलब वात प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो न्यूरोथेरेपी में आपको एसिड मिलेगा कि अल्कली मिलेगा। न्यूरोथेरेपी में जिन व्यक्तियों का वात प्रधान है उन व्यक्तियों का कभी एसिड मिलेगा और कभी एल्कलाइन मिलेगा। किसी दिन चेक करोगे कि इधर दर्द है, किसी दिन चेक करोगे इधर दर्द है। दोनों में अलग अलग कंडीशन में मतलब उनका चेंज करता रहता है, क्योंकि चल गुण है ना इस वजह से उनका चेंज होता रहता है। तो वात में फिक्स नहीं होता है, ठीक है। पित्त में फिक्स होता है। जो पित्त का गुण है वो एसिडिक है, यानी कि पित्त बढ़ेगा तो एसिड बढ़ेगा, ठीक है। इसका जो मुख्य काम है पाचन, ताप नियंत्रण, बुद्धि, दृष्टि, त्वचा का रंग और हार्मोन का स्राव। और यदि ये बढ़ा तो जलन होगी, एसिडिटी होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पसीना, लालिमा, बुखार आएगा, ठीक है। घटा तो भूख की कमी, ठंडापन, ठीक है, डाइजेशन कमजोर, सुस्ती आएगी।
अब न्यूरोथेरेपी में पित्त जो है शरीर का एसिडिक और मेटाबॉलिक सिस्टम है। शरीर में हीट, एंजाइम, हार्मोन्स, एसिड बेस का रेगुलेशन को दर्शाता है ये। ठीक है, यदि असंतुलित होता है पित्त तो शरीर में एसिडिक इन्वायरमेंट ओवर हीटिंग और इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है। यदि हमारी बॉडी में असंतुलित हुआ तो एसिडिक इन्वायरमेंट कर देगा, ओवर हीटिंग, यानी कि आपने किसी पेशेंट की ये देखा कि इस वाली उस पर मिडल जो फिंगर है आपकी, उस पर बहुत स्पाइक ऐसे धड़ाम धड़ाम लग रही है, टच हो रही है, कूद रही है ऐसी नाड़ी। ठीक है, तो यानी कि उसकी बॉडी एसिडिक है, उसमें पित्त बढ़ा हुआ है। ठीक है, ओवर हीटिंग है, इन्फ्लामेशन आ सकते है उसको। ठीक है, पित्त बढ़ेगा तो एसिडिक होगा, बॉडी में हीट होगी, लीवर ओवर एक्टिव होगा, एसिडिटी है ना, एंगर आएगा, इन्फ्लामेशन होगा। पित्त घटेगा तो लो मेटाबॉलिज्म होगा, पुअर डाइजेशन होगा, लो एपिटिएट होगा। कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि मेरे को भूख का एहसास नहीं है, प्यास का एहसास नहीं है। ठीक है, तो यानी कि उसका पित्त कम है। न्यूरोथेरेपी से किस प्रकार से संबंधित है? पित्त यदि बढ़ गया तो बॉडी ओवर हीट करेगी, है ना, एसिड एक्सेस हो जाएगा। तो हमें कूलिंग पॉइंट, एल्कलाइन बैलेंसिंग पॉइंट, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन के पॉइंट को यूज करना है। और यदि पित्त घट गया तो डाइजेशन वीक है, लो एंजाइम है, एक्टिविटी है ना, उसमें लीवर, स्टमक और पेनक्रियाज स्टिमुलेशन करना है। और पित्त से रोग क्या होंगे? एसिडिटी, अल्सर, एंगर, स्किन रेसेस, माइग्रेन, लीवर डिसऑर्डर वगैरह होंगे। अभी इसमें लीवर क्यों करना है हमें? लीवर का प्रमुख स्थान है ये पित्त का, लीवर एसिड एल्कली बैलेंस बाइल का प्रोडक्शन करना है। पेनक्रियाज ये एल्कलाइन एंजाइम सिक्रेशन करेगा, एसिडिटी को न्यूट्रल करता है। स्प्लीन ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है, गर्मी और टॉक्सिन्स को कम करता है। किडनी एसिड जो है एक्सप्रेशन करता है, पीएच कंट्रोल करता है। और एड्रिनल ग्लैंड ये जो है पित्त को शांत करता है, एड्रिनल ग्लैंड, और स्ट्रेस और एंगर को कंट्रोल करता है। भी डाइट को आप फॉलो करा सकते हैं। ठीक है, इसमें उनको क्या नहीं करना है, मिर्च, खट्टा, तला हुआ, शराब, जो धूप वगैरह, ज्यादा देर धूप में, गुस्सा, देर रात जगना, उपवास ज्यादा करना या धूप में ज्यादा रहना, ये नहीं कराना है। ठीक है, कफ, कफ की नाड़ी बहुत कठिनाई से पता चलती है। ये जो हमारी रिंग फिंगर है उससे कफ का पता चलता है। वो आप ऐसे चेक करेंगे, ऐसे में सबको दिख रहा होगा, ऐसे में। तो ये जो हमारी रिंग फिंगर है, ये जब यहाँ लगाएंगे तो ऐसे बहुत ऐसे नीचे भी चले जाएंगे ना, ऐसे पूरा गड़ा देंगे तो भी बहुत हल्की सी महसूस होगी। मतलब जिस व्यक्ति में कफ ज्यादा है उसकी तो ये महसूस ही नहीं होगी ये वाली नाड़ी। और जिसकी महसूस हो रही है उसमें यदि कफ की नाड़ी किसी को मिलती है, उसमें वात की तरह मतलब ऐसे स्पाइक कर रही है कफ की नाड़ी, ये रिंग फिंगर के नीचे, उनको, ऐसे व्यक्तियों को अस्थि, आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो अस्थि मतलब से संबंधित, यानी कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी। उसमें क्या होता है कि कफ की जगह पर वात घुस गया है, तो यानी कि जो बॉडी के अंदर जो लुब्रिकेशन का जो काम करना चाहिए था वात, कफ को, वो उसमें उधर सूखा आ गया है। तो ऐसे व्यक्तियों को डिजेनरेटिव चेंज जल्दी आते हैं, उनको डिजेनरेटिव चेंज होंगे। ठीक है, यदि उस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो आप, यदि कोई पेशेंट ऐसा आता है कि उसको आज डिजेनरेटिव चेंज नहीं है या उसको, तो आप उसका चेक करके ये बता सकते हो कि आपको ऐसी समय पर या आगे आने वाले समय में इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। या फिर आपने नाड़ी देखी और उसका पता चल गया आपको कि उसको डिजेनरेटिव चेंज है, उसके पास रिपोर्ट नहीं है। बहुत बार रिपोर्ट्स में
मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा आप लोगों के भी सामने आया होगा कि रिपोर्ट्स कुछ और होती है, पेशेंट कुछ और कहता है, और बहुत बार रिपोर्ट सब नॉर्मल होती हैं लेकिन पेशेंट बहुत सीरियस होता है कि वो बहुत परेशान है, बहुत पेन और पता नहीं क्या क्या होता है, रिपोर्ट सब नॉर्मल होती हैं। ठीक है, तो हम इसको चेक करके न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कफ की साइट, हाँ, एक आपने पीछे देखा था ग्रे मैटर, अभी कफ में ब्रेन में व्हाइट मैटर हो जाता है, तो व्हाइट मैटर यानी कि उस व्यक्ति का कफ बढ़ा हुआ है। अब यदि किसी व्यक्ति को ग्रे मैटर है तो आपने जो पित्त में जो खाना चाहिए वो चीजें खाने के लिए उसको बोलना है, और जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि जो वो खाएगा तो उससे उसकी वो चीजें बढ़ेंगी, पित्त बढ़ेगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और हम क्या सोचेंगे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा स्लो है या नहीं है या कम है, जो भी है। ठीक है, यदि उसने खाने में इंप्रूवमेंट कर लिया और ट्रीटमेंट हमने सही दिया तो यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कफ की जो साइनस नोज है, माउथ थ्रोट है ना, पेनक्रियाज और साइनोवियल फ्लूइड है, लंग्स है, लिम्फ नोड्स है, ठीक है, मास्टिक टिश्यूज है, प्लाज्मा है, टंग है, यहाँ पे आपका जो कफ का स्थान है। कफ का जो तत्व है वो पृथ्वी और जल से मिलके बना है। ठीक है, आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो, छाती, गला, सिर, पेट का ऊपरी भाग, ज्वाइंट्स, लिम्फ सिस्टम में कफ रहता है। इसके गुण भारी, ठंडा, स्थिर, चिकना, धीमा, मीठा होता है। ठीक है, ये जब बढ़ेगा तो, और इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, स्थिरता, पोषण, चिकनाई, स्नेह, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी को बनाए रखना। जब ये बढ़ेगा तो सुस्ती, मोटापा, बलगम, आलस्य, नाक बंद, जमाव, ठीक है, या सूजन आ जाएगा। ये जो मध्य प्रदेश है ये आगे निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जब घटेगा तो कमजोरी लेके आएगा, सूखापन, घबराहट, नींद की कमी लेके आएगा। ठीक है, जब कफ घटता है तो वात बढ़ेगा। इन दोनों का आपस में संबंध है। ठीक है, इसके बारे में आगे के उसमें देखेंगे। अभी हम केवल इन 3 सेंसर पे बात कर रहे हैं कि वात, पित्त और कफ, क्या ये है कि ये है कि ये है। ठीक है, आपको लास्ट में मैं चेक करना भी बताऊंगा, अब सब आप लोग चेक करेंगे, है ना। न्यूरोथेरेपी के अनुसार कफ का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, कफ का जो स्वभाव है वो एल्कलाइन है। हम न्यूरोथेरेपी में एसिड और एल्कलाइन चेक करते हैं, तो कफ का जो स्वभाव है वो एल्कलाइन है। ठीक है, कूल और स्टेबल होता है। जब कफ बढ़ता है तो अत्यधिक एल्कलिनिटी, ठंडापन, दर्व जमाव, है ना, फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, और न्यूरोथेरेपी में ये कब, जब थायराइड, पिट्यूटरी या लिम्फेटिक सिस्टम जो है कम काम करे, मेटाबॉलिज्म कम हो, सर्कुलेशन कम हो। मतलब जब थायराइड, हम क्या देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो थायराइड होती है। पिट्यूटरी से रिलेटेड जो भी डिजीज आती है मेटाबॉलिज्म कम होता है तो आती है ना। म्यूकस फॉर्मेशन या एडिमा सूजन, तो यानी कि अल्कलाइन बढ़ता है, वाटर रिटेंशन कम होता है, फ्लूइड रिटेंशन का, तो सूजन आ जाती है। इसका मतलब कफ का उनमें बढ़ाव है। तो ऐसे में यदि हमने ये जान लिया कि उनका कफ बढ़ा हुआ और उससे ये चीजें आई हैं, तो हमें बहुत बार डाइट को बताना है उसको, पेशेंट को, कि क्या खाना है, क्योंकि पेशेंट ये वो आस करके आता है कि मेरे को डाइट भी बताई जाएगी। यदि आपने इसको अच्छे से समझा और इसको 2 बार 4 बार देख के समझ लिया कि कफ बढ़ा तो मतलब क्या, तो आप उसको वो डाइट उसको देंगे तो यानी कि बेनिफिट होगा, डबल बेनिफिट होगा। अब कफ की स्थिति न्यूरोथेरेपी का क्या संबंध है? यदि कफ बढ़ा तो यानी कि अल्कलीन ज्यादा है, शरीर ठंडा होगा, स्लगिश होगा, कंजेशन हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, उसके थायराइड, पिट्यूटरी, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज और लिम्फ पॉइंट जो हैं उनको स्टिमुलेट करना है। और यदि कफ घटा तो यानी कि अल्कलाइन कम हो गया, शरीर में ड्राइनेस आ जाएगी, वीकनेस आएगी, तो आपको फिर से वही एड्रिनल, किडनी, लीवर बैलेंसिंग करना है।
और कफ रोग में ओबिसिटी, साइनसाइटिस, अस्थमा, ठीक है, हाइपोथायराइड, कफ, डिप्रेशन, पीसीओडी, ये सब कफ के डिजीज, कफ के कारण, ठीक है। यहाँ पीसीओएस और पीसीओडी दोनों में फर्क है। पीसीओडी अलग कारण से आता है, पीसीओएस अलग कारण से आता है। थायराइड क्या करेगा? यहाँ न्यूरोथेरेपी की उपचार दिशा जो है कैसे है कि थायराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, स्लगिशनेस को दूर करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है तो हार्मोन को बैलेंसिंग करेगा। लिम्फ नोड्स टॉक्सिन्स को हटाते हैं, म्यूकस को साफ करते हैं। लीवर मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, हेवीनेस को घटाता है। हार्ट सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ठीक है, शरीर में वार्मथ लेके आएगा। और इसमें हम क्या मतलब डाइट क्या ले सकते हैं? उनको गर्म पानी, सूप, अदरक, हल्दी, त्रिफला वगैरह, सुबह सुबह व्यायाम करना, सूर्य नमस्कार वगैरह, नींबू पानी, शहद वगैरह, है ना। उनको नहीं करना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, ऐसी मिठाई, तेलीय भोजन, तो ऐसे व्यक्तियों को आपको नहीं देना है। इनएक्टिविटी है ना, हैवी डिनर नहीं करना है, लेट नाइट नहीं खाना है, ठीक है जी। आपको आसान कफ है तो मतलब यानी कि स्थिरता और स्नेह है। जब अधिक हो जाएगा तो न्यूरोथेरेपी में स्टिमुलेटिंग जो वार्मिंग पॉइंट है वो देने हैं। आचार्य जी ने बताया था कि थायराइड यहाँ लेफ्ट साइड से ऐसे रबिंग करेंगे तो शरीर गर्म हो जाता है, तो यानी कि वो थायराइड हमने यहाँ इसमें भी चर्चा की कि वो वार्मिंग पॉइंट है। वो हमने तो पहले तो अभी बनाया है इसमें, है ना। आचार्य जी ने हमें बताया था पहली क्लास में कि वार्मिंग पॉइंट है, तो यानी कि थायराइड के ऊपर हमें काम करना है। जब कम हो जाएगा तो यानी कि कफ कम हुआ तो नोरिशमेंट नहीं हो रही है, लुब्रिकेशन नहीं है। जैसे मैंने आपको एक शुरू में कि एवियन के पेशेंट के बारे में बताया था, तो उसमें नोरिशमेंट नहीं है उधर, ठीक है, तो कफ लुब्रिकेशन नहीं है, तो इसलिए उसमें उसको वो करना है हमें। अब एक चीज और हम समझते हैं कि ब्लड का पीएच लेवल से क्या संबंध है इसका। ब्लड का पीएच लेवल से क्या रिलेशन है? ब्लड का जो पीएच लेवल नॉर्मल है आप सब जानते हैं 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है, ये अल्कलाइन होता है। अब वात पित्त कफ के बारे में इसमें क्या है, जो दोष ब्लड जो है, ब्लड का पीएच है, उसमें पित्त यदि बढ़ता है तो पित्त की प्रकृति ही गर्म और तीक्ष्ण है, एसिडिक है। तो इसका मतलब जो पीएच लेवल 7.35 से नीचे चला जाएगा, एसिडिक कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो रासायनिक अवस्था में एसिडिक कंडीशन होगी, तो यानी कि आपको एसिडिक कंडीशन को ठीक करना है। उस व्यक्ति के अंदर गर्मी, जलन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी, गुस्सा आएगा, तो उसको आपको ठीक करना है, ठीक है। तो अब इसमें इन्फ्लेमेशन है कि एसिडिटी है कि गुस्सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। गुस्सा है तो 9 गोल दे रहे हो आप, एसिडिटी है तो एसिड ट्रीटमेंट दे रहे हो, इन्फ्लेमेशन तो क्या दे रहे हो। तो यानी कि लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि उसमें पित्त यदि है तो उसका ब्लड का पीएच लेवल घट गया है, और यदि कफ है तो ठंडा, स्थिर, भारी है, यानी कि एल्कलाइन बढ़ा है, तो ब्लड का पीएच लेवल 7.45 से ज्यादा हो गया है। उस व्यक्ति में सुस्ती, बलगम, जमाव, ठीक है, कोई चीज जम रही है उधर, थकान, ये चीजें आएंगी। और यदि वात है तो वात है तो क्या होगा, वात शुष्क है, चलायमान है, गैसीय है, तो इसमें पीएच जो है कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है। इसमें गैस, ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी आ जाएगी, नर्व असंतुलन आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ब्लड के पीएच लेवल से रिलेशन था। और जो आगे की क्लास होगी उनमें हम जानेंगे कि हर एक अंग में इन जो वात पित्त कफ का क्या रोल है। पित्त 5 प्रकार का है, तो आप न्यूरोथेरेपी से कैसे ठीक कर सकते हो, कौन सा पित्त किस अंग को खराब करेगा, किस अंग में गड़बड़ करेगा, तो आप एक सिंगल पॉइंट देकर भी उस ऑर्गन को ठीक कर सकते हो। वात 5 प्रकार का है तो कौन सा वात कहाँ गड़बड़ कर रहा है, प्रत्येक अंग की दशा और मतलब उसकी मन की दशा, प्रत्येक अंग की दशा आप जान पाएंगे, ठीक है। ये कौन से रोग पैदा करता है उसके बारे में भी आप इसमें जान पाएंगे।
और इसमें और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 7 लेवल हैं। इसको स्टॉप करता हूं, यहाँ आता हूं। नाड़ी में 7 लेवल हैं और उन 7 में हम ब्लड का जो हर एक पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का, प्लाज्मा वगैरह जो कुछ भी है, उन सब का हम पता कर सकते हैं कि किस पार्ट में गड़बड़ है और उस पार्ट से क्या डिजीज आती है और क्या कैसे वो ठीक हो सकती है। वो एक एक ऑर्गन के बारे में जब हमें पता होगा कि इस वाली चीज से ये पार्ट गड़बड़ हुआ तो हम इसको ऐसे करके ठीक कर सकते हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, गुरुजी ने जो विधा है हमारी न्यूरोथेरेपी, बहुत वर्ल्ड की एक्सेलेंट, टॉप मोस्ट, सुपर मोस्ट, जो कुछ भी कहें वो सबसे बेस्ट टू बेस्ट है। अब यदि हमारी विधा मैं मतलब इस फील्ड में या इसमें मतलब मैं क्यों जोर देके या इस चीज के ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, मैं इसे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि मेरे को किसी एक बहुत जाने माने मतलब एक अधिकारी थे, उन्होंने वो मेरे पास आईबीएस का ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, तो उन्होंने एक छोटी सी बात मेरे से कही थी और वो बात मुझे चुभी थी कि जब आप ट्रीटमेंट बिना दवाई बिना मशीन के कर रहे हो तो आपके पास डायग्नोज भी बिना मशीन बिना मतलब उसके होना चाहिए, ताकि तभी आप मतलब एक प्रॉपर एक वे में आप जा रहे हो कि हाँ, यदि आप ट्रीटमेंट बिना मशीन के कर रहे हो तो डायग्नोज भी आप बिना मशीन के करो ना। तो वो बात मुझे उनकी मतलब एकदम क्लिक की कि हाँ समझ आया। तब से मैंने जो है इसके ऊपर ये फोकस करना शुरू किया और इसको आगे और आगे डीप में सीखना और चीजें करना मैंने इसका शुरू किया। तो वहां से जो है मैं उनका नाम सुनील है, वो डीआईओ हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मतलब यहाँ तक उनको उनकी इस बात से सीखने के लिए मुझे मजबूर किया। और सबसे बड़ा धन्यवाद आश्रम परिवार का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस मंच पे जगह दी। और बहुत बहुत धन्यवाद पंकित सर, उनका लीडर का, हरिओम जी का, कि उन्होंने यहाँ पे जगह दी और मुझे, और आप सबका सबसे ज्यादा धन्यवाद कि आप अब तक अब टिके हुए और जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और कि क्या है ये, ठीक है और आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप सबका भी धन्यवाद। मैं आपको अभी लास्ट में कि देखनी कैसे है, आप सब अपने अपने कैमरा को ऑन कर सकते हैं और आप खुद अपनी अपनी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कैसे चेक करनी है, हमारी जो ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये थंब की साइड में रहेगी, ये मिडल में आ जाएगी, ये हार्ट की साइड में रहेगी। हमने यहाँ से जो अंगुष्ठ प्रमाण यहाँ आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको बीट फील होगी नाड़ी की, फिर इसके पास में हमें ऐसे रखना है, ठीक है। और आप यहाँ चेक करेंगे कि तीनों धड़क रही होंगी, मतलब तीनों पे इस पे नाड़ी के पास में उंगलियों के आपको पता चलेगा। तो किस पर महसूस हो रही है, मतलब आपको जो वात में है वो सांप की तरह चलनी चाहिए, पित्त में मेंढक की तरह और कफ में स्वान की तरह, ठीक है। हाथ नहीं दिख रहा, अभी दिखा आपको? आपको ऐसे ये थंब की साइड में लगेगा, ये मिडल में और ये इधर, तो ऐसे आपको चेक करनी है, ठीक है। पेशेंट का राइट हैंड से ही चेक करना है आपको, ऐसे करके, ऐसे करके हमेशा ये नाड़ी थंब की, ये जो उंगली है थंब की साइड में आएगी, ये थंब की साइड में आएगी तो बाकी अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। आपको ऐसे करके चेक करना है। तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप मतलब यदि ये इसमें है, हम मोटा मोटी यदि समझें, यदि इस नाड़ी इस उंगली पर आपका बीट फील हो रहा है तो इसका मतलब आप समझे कि नाभि से नीचे की गड़बड़ है। ये टांगे हैं, ऐसा मान सकते हो, ये टांगे हैं, यदि इस पर महसूस हो रहा है तो नाभि से नीचे की गड़बड़ है।
ठीक है, आप उनको बता सकते हो, पूछ सकते हो कि पैरों में तो दर्द नहीं रहता, घुटनों में तो दर्द नहीं रहता, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये यदि इसमें महसूस हो रही है तो यानी कि उनको एसिडिटी, सीने में जलन, गुस्सा, हाइपर एक्टिविटी उनको मिलेगा। और यदि इसमें कुछ महसूस हो रहा है इस वाली नाड़ी में, तो यानी कि उनको डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैल्शियम कम है। और यदि ये बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, रिंग फिंगर बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब चेस्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, या कोई ब्रेन में मतलब कोई ऐसा हिलचल कुछ रहा है, आप देख सकते हो फिजिकली, तो उनको बता सकते हो कि आपको ब्रेन में कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ट्यूमर वगैरह, कोई सिस्ट वगैरह, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब उनको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यदि ये बिल्कुल नहीं मिल रही है रिंग फिंगर, तो मतलब डायफ्राम से ऊपर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मोटा मोटी 3 पार्ट्स में हम बॉडी को डिवाइड करके देख सकते हैं। और आगे की जो होगा उसमें पित्त 5 प्रकार का अलग अलग रोग लेके आता है, वात 5 प्रकार का अलग अलग रोग लेके आता है, अलग अलग जगह पे रहता है। उसमें वात में आप देखेंगे कि 5 प्रकार की वात से अलग अलग, सर जी अगर सारी पता चल रही हैं तो क्या होता है, सारी पता नहीं चलती हैं। आपका पित्त ज्यादा है, ठीक है, अभी कौन सा मतलब उसमें, यानी कि आपका पित्त ज्यादा है जिसकी वजह से आपको सारी महसूस हो रही है, वो कफ को भी कुदा रहा है मतलब। और कफ 5 प्रकार का है, तो कफ से कौन से अंग में गड़बड़ आती है, कौन सा रोग होगा वो अलग अलग जगह पे रहता है। जैसे वात 5 प्रकार का है, तो मेरी नजर में जो कब्ज जो है, हम कब्ज के लिए न्यूरोथेरेपी में अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सारे पेशेंटों को एलएसटीएफ से कब्ज नहीं खुलता है, किसी को माइल्ड न्यूट्रल से ही खुल जाता है, नॉर्मल एजे नॉर्मल से ही खुल जाता है। राकेश सर सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल सही बोले, डायग्नोस प्रॉपर होना चाहिए। किसी किसी को हम कितना भी लेफ्ट साइड राउंड नॉर्मल दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में यदि हमने डायग्नोज किया कि उनको कौन सी वात बढ़ी हुई है, वो कौन से ऑर्गन में, कौन सी बात की वजह से कौन से ऑर्गन पे गड़बड़ कर रही है, जिसकी वजह से कब्ज है, यदि हमने उनको वो सही पॉइंट दे दिया तो उनका कब्ज खुल जाएगा। एसिडिटी बहुत हम देते हैं, फिर से दोबारा से आती है, फिर से देते हैं, फिर से दोबारा से आती है। यदि हमने ये पता कर लिया कि पित्त कौन सा बढ़ा हुआ है और कहाँ से बढ़ा हुआ है, उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया, तो यानी कि वो कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरा मतलब छोटा सा एक प्रयास है, आप लोगों का ये साथ रहा तो जरूर मैं इसके ऊपर, और मैं इतना सा आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और सबसे ज्यादा हरिओम जी का, क्या पंडित जी का, राकेश जी का, और आप सबका, और पंकित सर का, कि आप लोगों ने मंच दिया, मुझे मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी पंडित जी आप आगे आप कंटिन्यू करिए।